तो हाइपरबोला के लिए प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट तो लिख रखा है, हम इसका मीनिंग समझते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हाइपरबोला पे कोई पॉइंट ले लिया जाए ए और उस पर टेंजेंट बनाई जाए, तो वो टेंजेंट जहां टेंजेंट एट वर्टिसेस को मीट करती है, जैसे कि यहाँ पर पी और क्यू दिखाए गए हैं, पी क्यू को डायमीटर मानकर बनाया गया सर्कल दोनों ही फोकस से पास होता है। ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है। अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। तो पॉइंट अगर ये ले लें तो टेंजेंट इस तरीके से लिख सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, क्योंकि ये लाइन एक्स इक्वल टू ए, ये लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो वैल्यू रख के हम लोग इसमें एक्स इक्वल टू ए वैल्यू रख के पी, इसमें एक्स इक्वल टू माइनस ए वैल्यू रख के क्यू निकाल लेंगे। अब क्योंकि इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, तो स्लोप ऑफ पी एस स्लोप ऑफ क्यू एस प्रोडक्ट करने पे माइनस वन मिल जाएगा। इसी तरीके से एस डैश के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ पी एस डैश स्लोप ऑफ क्यू एस डैश, इनका प्रोडक्ट भी माइनस वन आ जाएगा। इससे शो होता है कि एंगल पी एस क्यू π/2, एंगल पी एस डैश क्यू ये भी π/2। तो अगर ये π/2 एंगल हुए तो मतलब दीज आर एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो पी क्यू को डायमीटर मानकर बनाया गया सर्कल डेफिनेटली एस और एस डैश दोनों से ही पास होगा। नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का E6। इस क्वेश्चन में हमको एक इलिप्स गिवन है और उस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम के एक एंड पे हम नॉर्मल बना रहे हैं, जो कि उसी इलिप्स के माइनर एक्सिस के एक एंड से जा रहा है। तो उस केस में हमको प्रूव करना है कि एसेंट्रिसिटी इलिप्स की इस रिलेशन से हमें मिलेगी। तो हमने यहाँ पर एक लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीम पॉइंट ले लिया a,b² और इस पर नॉर्मल बनाया। अब अगर ये नॉर्मल बना रहे हैं तो जैसा कि फिगर में बताया गया है, हम लोग यहाँ पर इसको 0,-b से अगर पास करवा दें तो 0,b से सेटिस्फाई करवाते ही हमको ये रिलेशन मिलेगा। इसका स्क्वायर करते ही जो रिक्वायर्ड रिलेशन है हमें मिल जाएगा। तो 1.1 के क्वेश्चन E8 में हमको बताया गया है कि एक रे 5,0 से ओरिजिनेट होती है और वो इंसिडेंट करती है इस हाइपरबोला को एक ऐसे पॉइंट पे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है। मतलब कि इस पॉइंट से एक रे निकल रही है और वो इस हाइपरबोला को एक ऐसे पॉइंट पे हिट कर रही है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें बता दिया गया है 8। तो आफ्टर हिटिंग पैराबोला वो रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो कैसे करना है इसको देखते हैं हम लोग। हाइपरबोला हमने लिख लिया, एसेंट्रिसिटी हमने निकाल ली, जिसकी मदद से हमने यहाँ पर दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट लिख लिए हैं। तो दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट लिखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट हमें दिया गया था ये एक फोकस ही है। तो विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला हम लोग ये कह सकते हैं कि एक फोकस से इमिनेट होने वाली रे हाइपरबोला को जब हिट करती है तो हिट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है वो दूसरी फोकस से पास होती है। तो दूसरी फोकस हमारे पास ऑलरेडी है, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं क्योंकि पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पी पॉइंट और दूसरी वाली फोकस जो बच गई थी उससे पास होने वाली लाइन ही होगी, जिसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस इज के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2k। तो हमने ये मान लिया है कि गिवन हाइपरबोला जो है इस तरीके से बना हुआ है और इसकी कोई टेंजेंट ली, इस टेंजेंट पे दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। तो हम जानते हैं बाय प्रॉपर्टी दैट इन परपेंडिकुलर की लेंथ का जो प्रोडक्ट आएगा वो b² के बराबर आएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, इसकी वजह से k आपका 3 आ गया, तो 2k का आंसर आ गया 6। नोट कर लीजिए। 1.2 क्वेश्चन नंबर E7 में हमको पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस विच आर नॉर्मल टू द इलिप्स दिस। तो अगर हम फिगर आउट इसको करें तो कुछ इस तरीके से फिगर बनने वाला है। तो इसमें अंदर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल पर टेंजेंट ऐसी हमें बनानी है जो कि बाहर वाले इलिप्स के लिए एक नॉर्मल का काम करे। तो हम लोग एनालिटिकली देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हमने इलिप्स लिख दिया और इलिप्स का एक नॉर्मल लिख दिया यहाँ पे, और ये नॉर्मल अगर इस सर्कल को टच करता है तो हम यहाँ पर P इक्वल टू R लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सिंप्लीफाई करने पे हमको इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल रहा है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर जो 1 अपॉन में थे हमको sec स्क्वायर कोसेक स्क्वायर लिख दिया।
अब अगर मैं इनको tan स्क्वायर और cot स्क्वायर में बदल दूं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये LHS हमको नेगेटिव मिल रहा है, जबकि RHS डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो LHS नेगेटिव RHS पॉजिटिव कभी पॉसिबल नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इसका मतलब नो सच टेंजेंट एग्जिस्ट। आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 का क्वेश्चन नंबर E8। इसमें आपको बताया गया है कि अ रे इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट दिस -4,0 इज इंसिडेंट ऑन द एलिप्स दिस एट अ पॉइंट P विद एब्सिसा 3। मतलब कि इस पॉइंट से इमिनेट होने वाली एक रे इस एलिप्स को एक ऐसे पॉइंट पे हिट करती है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको 3 गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि पहले रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया यहाँ पे और हमने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये देखा कि वर्टिसेस इसकी 5,0 -5,0 है और इसी इलिप्स की अगर हम फोकस निकालें गिवन इलिप्स की तो वो आएगी 4,0 -4,0। तो एक्चुअली जो पॉइंट आपको गिवन है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि -4,0 इसी इलिप्स की एक फोकस है, वन ऑफ द फोकस ऑफ गिवन इलिप्स। तो बाय द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एक फोकस से इमिनेट होने वाली कोई रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होगी, दूसरी फोकस से पास होगी। तो अगर हम लोग एस डैश से कोई रे इमिनेट करें और वो पी पॉइंट पे हिट करे तो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट पी the reflected ray must pass through other focus। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि पहले तो हम लोग P पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर लें। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P सब्स्टिट्यूट करके एलिप्स की इक्वेशन से हमने y कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लिए और 2 आएंगे वो, जो कि 12/5 और -12/5 है। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी या तो वो PS इससे लिखेंगे या तो हम नीचे वाला इस PS से इस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास 2 पॉसिबल P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो हमारे पास S और P की 2 पॉसिबल इक्वेशन आएंगी जिनसे हमें आंसर मिल जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 2/1। इस क्वेश्चन में हमको एक इलिप्स गिवन है और उस इलिप्स पे P एक मूविंग पॉइंट बताया गया है। अब ये मूविंग पॉइंट P पर अगर हम एक टेंजेंट बना रहे हैं और वो इस लाइन को Q पॉइंट पे कट कर रही है टेंजेंट, तो उस केस में PQ को डायमीटर लेके अगर एक सर्कल बनाया जाए तो वो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा पास होगा। हमें उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्योंकि इलिप्स के बारे में सारे फैक्ट्स यहाँ पर वेल नोन है, इसी वजह से हमने यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी मतलब सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ लिख ली है, एसेंट्रिसिटी लिख ली है। और डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल रहा है कि जो लाइन हमको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है दैट इज वन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस। तो हमको जो लाइन गिवन थी वो डायरेक्ट्रिसेस में से एक थी। अब अगर P पे हम टेंजेंट बना रहे हैं और ये इस डायरेक्ट्रिक्स को Q पे कट कर रही है तो बाय प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि एंगल PSQ π/2 होता है। तो PSQ क्योंकि π/2 होता है और एंगल ऑफ सेमी सर्कल π/2 ही होता है, इसका मतलब PQ को अगर मैं एक डायमीटर लेके सर्कल घुमाऊं तो हर हाल में वो S से पास करेगा ही करेगा, मतलब कि कोरेस्पोंडिंग फोकस से पास करेगा। दैट्स व्हाई आंसर इज 3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2/1 का क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर इस हाइपरबोला के किसी नॉर्मल पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो उसके फुट का लोकस क्या होगा। तो हम मान लेते हैं ऐसे हमने रफ डायग्राम बना लिया इस हाइपरबोला का और उसके किसी ए पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनाया और हम यहाँ पे नॉर्मल को स्लोप फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अगर हाइपरबोला स्टैंडर्ड होता हमारा x² / a² - y² / b² = 1 ये होता तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल इस तरीके से लिखा जाता। अब यहां पर a² और b² की वैल्यू दोनों ही 25 है, तो एक तो हम वो यूज कर लेते हैं इसमें, तो वो हमने यहाँ पे यूज कर लिए। दूसरी बात CP की स्लोप है, जहां P फुट ऑफ परपेंडिकुलर है सेंटर से, CP की स्लोप और AP की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। मतलब कि m इंटू स्लोप ऑफ CP = -1। m इस नॉर्मल की स्लोप है तो m जो इस नॉर्मल की स्लोप है वो हम निकाल सकते हैं -h/k। तो एक पॉइंट तो हमको ये मिल गया m = -h/k। दूसरी बात ये जो आपका नॉर्मल आप लिख रहे हो ये नॉर्मल h, k मतलब P पॉइंट से पास होता है, तो सेटिस्फाई करवा दिया हमने, सेटिस्फाई करवा दिया और m को एलिमिनेट कर दिया इस रिलेशन के थ्रू, और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा। एक्सरसाइज 2/2 क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में आपको एक इलिप्स गिवन है और उसके किसी पॉइंट P पर टेंजेंट बनाई जा रही है। अगर इलिप्स की फोकस S1 और S2 हो तो इन दोनों फोकस से P पॉइंट पर बनाई गई टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं
और उनके फीड्स F1 F2 से एक्सप्रेस हो रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में जो परपेंडिकुलर की लेंथ S1 F1 S2 F2 है उनका प्रोडक्ट हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि इलिप्स की किसी भी टेंजेंट पे अगर हम दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा बी स्क्वायर के बराबर आएगा। बी स्क्वायर मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूं सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। इन केस ये a लेस देन बी वाला इलिप्स होता तो हमें तब भी सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर लिखना पड़ता जो कि a स्क्वायर होता। तो यहां पर तो a ग्रेटर देन b वाला है, इसका मतलब सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर मतलब 3 आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको एक इलिप्स दिया गया है, स्टैंडर्ड इलिप्स है और इसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ्स भी प्रोवाइडेड है और आपको बताया गया है कि P और Q कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। P पॉइंट इस पर है इलिप्स पे और Q पॉइंट इसका कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं वो ऑक्सिलरी सर्कल पर होगा। तो द नॉर्मल एट P एट टू द इलिप्स मीट्स CQ एट R। अगर हम P पे नॉर्मल बना रहे हैं तो वो CQ लाइन को R पे मिल रहा है जहां C सेंटर ऑफ इलिप्स है। तो उस केस में हमको सेंटर की R से डिस्टेंस निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ CR हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 और उसके बाद हमने यहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट लिखे हैं P a cos थीटा b sin थीटा, Q a cos थीटा a sin थीटा। तो यहाँ पर लाइन CQ तो इजीली लिख सकते हैं, सेंटर को और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन आराम से लिख सकते हैं और P पर बनाया गया नॉर्मल भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने a और b अभी सब्स्टिट्यूट नहीं किए हैं। तो जब हम लोग इस लाइन CQ को इस नॉर्मल के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें ये R पॉइंट मिल जाएगा और R पॉइंट की अब ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकाली जाएगी तो वो CR की लेंथ a प्लस b मिलेगी। अब हम लोग यहाँ पर a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि 4 और 3 है, तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी आप ले सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन किसी दूसरी वैल्यूज के लिए पूछ लिया जाए तो a और b ये जो डिस्टेंस CR है वो हमेशा a प्लस b ही आएगी irrelevant to the position of theta। तो हमारा ये आंसर 7 है। 2 part 2 question 29। If the normal at any point P on the hyperbola this meets x-axis at Q and y-axis at R, then we have to calculate ratio of these lengths। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है। P पॉइंट जैसा कि बताया गया था, P पॉइंट यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है और P पॉइंट पे नॉर्मल बना रहे हैं। P पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता था, इस ब्रांच पे हमने यहाँ पर P पॉइंट को लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो P पर बनाया गया नॉर्मल इस तरीके से Q और R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने नॉर्मल लिखा। नॉर्मल लिखने के बाद हम लोग x और y को जीरो करके, x को जीरो करके R लिख सकते हैं, y को जीरो करके Q लिख सकते हैं। तो जब P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट हमको तीनों पता है तो PQ PR दोनों की लेंथ निकाली जा सकती है और उनका जब रेशियो लेंगे तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट होता क्या है, डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखी है, इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए एसिम्प्टोट एक ऐसी लाइन है जिसकी कर्व से डिस्टेंस कंटिन्यूअसली रिड्यूस होती जाती है, बट कर्व उस लाइन को किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे मीट नहीं करता है। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे दिया हमने y इक्वल टू e की पावर x, यहाँ पर x एक्सिस एसिम्प्टोट की तरह काम कर रहा है। अब हाइपरबोला के लिए एसिम्प्टोट कैसे होंगे वो हम निकालते हैं यहाँ पे। सपोज लाइन y इक्वल टू mx प्लस c एसिम्प्टोट है हाइपरबोला के लिए। इस हाइपरबोला की जो लेफ्ट साइड है इसको हमने h लेट से एक्सप्रेस कर रखा है। अब अगर ये लाइन एसिम्प्टोट है इस हाइपरबोला की तो इसको लाइन को इस हाइपरबोला के साथ सॉल्व करने पे हमें ये मिल जाएगा। x में क्वाड्रेटिक मिल गई, अगर y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो तो जैसा कि हम कह रहे हैं इस इक्वेशन के जो दोनों रूट होंगे x1 x2 बोल देते हैं चलो उनको, तो x1 x2 दोनों के दोनों कहां जाएंगे, इंफिनिटी पे। तो अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट इंफिनिटी हैं तो उस केस में अगर मैं x को 1/t रिप्लेस कर दूं यहां पर इस इक्वेशन में, तो जो नई इक्वेशन बनेगी एलसीएम वगैरह लेने के बाद इस इक्वेशन के दोनों रूट कहां होंगे, जीरो। दोनों ही रूट जीरो होंगे तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट भी जीरो, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जीरो। तो अगर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर मैं जीरो कर दूं तो यहां पर हमें मिलने वाला है c इक्वल टू जीरो और प्लस और माइनस b बाई ए m की वैल्यू। तो अब हमको इस लाइन के लिए स्लोप भी मिल गई, c भी मिल गया। स्लोप और c दोनों मिल गए तो y इक्वल टू प्लस और माइनस b बाई ए एक्स। ये दोनों एसिम्प्टोट आ गए हमारे पास।
ये दोनों एसिम्प्टोट किसके आए हैं, इस वाले हाइपरबोला के, और फिगर में किस तरीके से नजर आएंगे हमने इधर लेफ्ट साइड में बना रखा है। तो यहां पर अगर इन दोनों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन को कंबाइंडली लिखा जाए, ये क्या है, ये है हमारे पास x बाई ए प्लस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, दो एसिम्प्टोट है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, कंबाइंड इक्वेशन ये होने वाली है। हमारे पास हाइपरबोला ये था, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखूं मैं इस हाइपरबोला के लिए तो वो ये होगा, और इसको मैं h डैश से एक्सप्रेस कर देता हूं, इसको मैं h डैश से एक्सप्रेस कर देता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं h डैश बोल रहा हूं। तो देखिए बहुत अच्छा रिलेशन यहां पे बन जाएगा, h डैश के एक्सप्रेशन, h के एक्सप्रेशन और a के एक्सप्रेशन से h प्लस h डैश अगर हम करेंगे, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, लेफ्ट साइड्स को ऐड कर दूं, तो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन के डबल का एक्सप्रेशन हमको इधर मिल जाएगा। तो ये रिलेशन आप बहुत ध्यान रखेंगे, तीनों में से अगर h डैश और a में से अगर हमें कोई भी दो पता है तो तीसरे का एक्सप्रेशन हम इजीली यहां पर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, यहां पर मैंने नीचे नोट लिख रखे हैं। देखिए ये नोट हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहां पर नोट देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रखा है कि अगर हम हाइपरबोला के सेंटर से अगर कोई टेंजेंट बनाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होगा, मतलब कि हाइपरबोला के सेंटर से कोई भी टेंजेंट नहीं बनाई जा सकती हाइपरबोला पे। सेकंड पॉइंट है, अगर हम लोग कोई एक ऐसा पॉइंट ले जो दोनों में से किसी एसिम्प्टोट पे तो हो पर सेंटर ना हो, तो उस पॉइंट से हाइपरबोला पे केवल एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है। और तीसरा पॉइंट, अगर हम ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो हाइपरबोला के बाहर तो है पर दोनों में से किसी भी एसिम्प्टोट पर नहीं सिचुएटेड है, तो वहां से हाइपरबोला पे हमेशा दो रियलिस्टिक टेंजेंट बनाई जा सकती हैं। तो नोट कर लीजिए आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमको एक हाइपरबोला गिवन है और यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है अलग अलग, और ये पता लगाना है कि इस हाइपरबोला के लिए इन पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हाइपरबोला को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह हाइपरबोला आ गया, इसके एसिम्प्टोट भी हम हाथों हाथ यहां लिख लेते हैं। ये एसिम्प्टोट हो गए, y इक्वल टू प्लस और माइनस b बाई एक्स, तो ये लिख लिया एसिम्प्टोट्स आ गए। अच्छा, अब हमको फर्स्ट केस में एक टेंजेंट निकालनी है, तो लेट एनी टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट लिखता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने t बोल दिया। ये कोई भी टेंजेंट है गिवन हाइपरबोला की। पहले केस में इफ इट पासेस सेंटर 0 0, तो अगर इसको सेंटर 0 0 से पास करवा दें तो आप देखेंगे कि सॉल्व करने पे हमको m की वैल्यू प्लस और माइनस 2 मिलने वाली। तो अगर m की वैल्यू प्लस और माइनस 2 मिल गई तो हमको यहां पर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इन दोनों की हेल्प से अगर हम लोग टेंजेंट लिखने की कोशिश करेंगे तो y इक्वल टू प्लस और माइनस 2x मिल जाएगा हमको। बट दीज आर एसिम्प्टोट्स, ये तो एसिम्प्टोट्स आ गए। हमने कोशिश की कि कोई टेंजेंट लिखें और उसको सेंटर ऑफ हाइपरबोला से पास करवा दें, तो जो स्लोप आ रही है उसकी हेल्प से और सेंटर की हेल्प से जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो तो दरअसल एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई। तो इससे पहला पॉइंट वेरीफाई हो गया है हमको कि अगर हम लोग हाइपरबोला की कोई भी टेंजेंट लिखने की कोशिश करें जो कि सेंटर से पास होती हो, तो ऐसी कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि वो किसकी इक्वेशन निकल के आएगी, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकल के आएगी। सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो सेकंड पॉइंट डी जो है वो आउटसाइड होगा एज वेल ऑन y इक्वल टू 2x, ये बाहर तो है और y इक्वल टू 2x पे भी है जो कि वन ऑफ द एसिम्प्टोट है। तो अब हम लोग इस टेंजेंट को t टेंजेंट को 1,2 से सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो इफ t passes d पॉइंट, तो सेटिस्फाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू m प्लस और माइनस एम स्क्वायर माइनस 4, इधर जाके स्क्वायर कर दो तो 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 4 ही आ गया।
तो अब यहां पर एक एम स्क्वायर से एक एम स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं, पर अगर एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल किया तो वन ऑफ द पॉसिबल स्लोप कैन बी नॉट डिफाइंड, मतलब एक एम नॉट डिफाइंड हो सकता है यहाँ पे। और अगर जो बच गया, बचे हुए से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जो आंसर आने वाला है m2, अगर ये 4m को उधर ले जाए 4 को इधर लाएं तो m2 आ जाएगा 2। तो इनको सॉल्व करने पे जो दो स्लोप्स आ रही है वो एक स्लोप तो नॉट डिफाइंड है और दूसरी स्लोप 2 है। तो अब अगर हम लोग ऐसी लाइंस लिखें जो कि ये स्लोप्स रखती हैं और डी पॉइंट से जाती हैं, तो अब नाउ लाइंस, तो वो आएगी y इक्वल टू 2x एक तो, और एक आएगी x इक्वल टू 1। तो ये अगेन एक और कौन आ गया वापस से, ये एसिम्प्टोट आ गया और ये एक रियल टेंजेंट आ गया जो कि टेंजेंट एट वर्टेक्स है इस केस में। तो हम देख रहे हैं कि अगर पॉइंट डी एसिम्प्टोट पे हुआ पर सेंटर नहीं है, ये डी पॉइंट एसिम्प्टोट पे तो है पर सेंटर नहीं है, तो उससे कितनी टेंजेंट बन पा रही है, एक ही टेंजेंट बन पा रही है, दूसरा तो खुद एसिम्प्टोट ही आ रहा है। और अगर हम लोग थर्ड केस में जाएं तो थर्ड केस में इफ टी पासेस ई पॉइंट, अगर ई पॉइंट से पास करा दें 1,1 से, तो यहां आ जाएगा 1 इक्वल टू m प्लस और माइनस m स्क्वायर माइनस 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4। वापस m स्क्वायर से m स्क्वायर अगर कट कर रहे हैं तो एक m तो आ गया नॉट डिफाइंड, और जो बच गया उससे कितना मिलने वाला है m2 इक्वल टू 5/2। तो यहां पर पॉइंट पता है ई और स्लोप्स पता है, तो टेंजेंट्स जो आएंगी वो दोनों ही रियल आ जाएंगी, एक तो x इक्वल टू 1 और एक y माइनस 1 इक्वल टू 5/2 और x माइनस 1। तो यहां पर हमने वो जो नोट्स लिखे थे वो वेरीफाई कर दिए हैं कि अगर आप हाइपरबोला के सेंटर से कोई टेंजेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो कोई टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बल्कि वो एसिम्प्टोट से आने वाले हैं। और अगर आपने एसिम्प्टोट पे कोई पॉइंट लिया सेंटर के अलावा, तो वहां से एक टेंजेंट बनेगी और दूसरा तो खुद एसिम्प्टोट ही आ जाएगा। और तीसरा, अगर कोई ऐसा पॉइंट चुन लिया जो हाइपरबोला के बाहर है पर एसिम्प्टोट पर नहीं है, तो वहां से दो रियलिस्टिक टेंजेंट आपकी बनेगी ही बनेगी। नोट कर लीजिए इसको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको एक हाइपरबोला गिवन है और इसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें, कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम यहां पर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किसी भी हाइपरबोला की इक्वेशन और उसके एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन में केवल कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंस होता है, जैसा कि हमने यहां पर भी इंडिकेट कर रखा है। अगर हाइपरबोला ये हम ले लेते हैं तो इसके एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। पूरी इक्वेशन सेम है सिवाय कांस्टेंट टर्म के। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है हाइपरबोला की इक्वेशन और उसके एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड इक्वेशन में। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि लेट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स है। क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस था इसलिए मैंने एक कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड कर दी है। लैम्डा क्या है, कोई कांस्टेंट है जो हमें अभी नहीं पता। तो इफ इट शोज रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अगर ये एसिम्प्टोट है तो ये रियल पेयर को एक्सप्रेस करेंगे। देयरफॉर डेल्टा जो है वो 0 होगा। डेल्टा कौन सा, ABCFGH, इसको 0 करना पड़ेगा। तो जब आप डेल्टा 0 करोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर A कितना आ रहा है आपके पास 0, B भी 0 है, C यहां पर है लैम्डा, F माइनस 3/2, G है -1 और H है आपके पास हाफ। तो ये वैल्यू पुट अप कर दो और इसकी हेल्प से जब आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा आपको मिल जाएगा 6। तो लैम्डा 6 मिल गया तो xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब इसके एसिम्प्टोट अलग अलग सेपरेटली निकल जाएंगे। एक तो आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक आएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। दीज आर रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट। नोट कर लीजिए। सो नाउ वी विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? A hyperbola in which length of transverse axis equal to length of conjugate axis
is called rectangular hyperbola or equilateral hyperbola. If we are taking standard hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 and taking length of transverse axis equal to length of conjugate axis means a equal b, then this equation reduces to this equation. And equation of asymptotes y equal to plus or minus b by ax will become y equal to plus or minus x for this converted hyperbola. And eccentricity will become root 2 because of a equal b. Now if we rotate axis in this case with an angle of minus pi by 4, this format converts into this format. मतलब कि x square minus y square equal to a square को स्टेबल रखते हुए अगर एक्सिस को माइनस पाई बाय 4 एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो आफ्टर रोटेशन हमको ये इक्वेशन मिलेगी, जहां पर सी कोई रियल नंबर होगा जो कि नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सी स्क्वायर है दरअसल वो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर है, या फिर हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, कन्वर्ट करने के बाद, रोटेट करने के बाद। आगे देखते हैं ये जो रोटेटेड फॉर्मेट है, अब इसको कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और इस वाले केस में जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं हमारी, जैसे कि एक्सिस है, लेटस रेक्टम है, एसिम्प्टोट्स हैं और डायरेक्ट्रिसेस हैं, ये किस तरीके से इनकी इक्वेशंस कन्वर्ट होंगी, एक तो वो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि सेंटर है, वर्टेक्स है, फोकस है, उनके कोऑर्डिनेट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सब हमने इस फिगर में यहां पर इंडिकेट कर रखा है। तो टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सभी डायरेक्टली याद रखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम आता है ये इस वाले केस के लिए। और इस वाले केस में कॉर्ड की इक्वेशन, टेंजेंट्स की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, ये किस तरीके से होंगी अब देखते हैं हम लोग। तो ये जो फॉर्मेट आया एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इस पर कोई पॉइंट पी पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे मानेंगे, सी टी कोमा सी बाई टी, जहां टी कोई रियल नंबर है जो कि जीरो नहीं है। पैरामीट्रिक पॉइंट मानना हमें आ गया। अच्छा, ऐसे अगर दो पॉइंट ले लें PT1 QT2, तो लाइन ज्वाइनिंग टू हेल्प की मदद से हम लोग यहां पर कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। और इस कॉर्ड की इक्वेशन में x प्लस T1 T2 y इक्वल टू C ब्रैकेट T1 प्लस T2 आ रहा है। आगे देखते हैं टेंजेंट एट Px1 y1, मतलब कि कोई पॉइंट P है जो कि हाइपरबोला पे सिचुएटेड है, तो उस पॉइंट पर बनाई गई टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 की हेल्प से इस तरीके से लिखी जा सकती है। यहां पर हमने x1 y1 इक्वल टू सी स्क्वायर का यूज किया है इस वाली इक्वेशन में, और ये हमें मिल गया फाइनल आंसर। x1 y1 की जगह अगर हम लोग सी टी कॉमा सी बाई टी पुटअप कर दें तो ये मिल जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप अब हम जानते हैं -1/t स्क्वायर, तो नॉर्मल की स्लोप t स्क्वायर होगी। तो नॉर्मल की इक्वेशन हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से लिख दी। और मिड पॉइंट अगर हमें पता हो किसी कॉर्ड का, जिसको कि यहां हमने अल्फा कोमा बीटा लिया है, तो अगेन t इक्वल टू s1 की हेल्प से हम लोग वो कॉर्ड की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम प्रीवियसली भी लिखा करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और एक सर्कल 4 पॉइंट्स पे मिलते हैं T1, जिनके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमने दे रखे हैं T1 T2 T3 T4, तो उसके रिगार्डिंग ये 3 रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो इनमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं T1 T2 T3 T4 का प्रोडक्ट 1। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ हाइपरबोला और सर्कल की सिचुएशन इस तरीके से, और यहां पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आए AT1 BT2 CT3 DT4। सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं लेट सर्कल। सर्कल मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसमें काम आ रहा है इसलिए मैं लैम्डा बोल देता हूं। तो ये हमने सर्कल अज्यूम कर लिया। अब एनी पॉइंट लाइक सी टी कॉमा सी बाई टी, टी रियल है यहां पर और टी जीरो भी नहीं है, तो कोई भी पॉइंट इस फॉर्म का अगर इस सर्कल में सेटिस्फाई हो रहा है तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल को एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि इस हाइपरबोला पे जो भी पॉइंट होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे। तो इस पॉइंट को हम इसमें पुट कर देते हैं।
तो ये मिलने वाला है सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2gct 2fc बाई टी प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम लेने के बाद मिल जाएगा सी स्क्वायर टी फोर प्लस 2gct क्यूब प्लस लैम्डा टी स्क्वायर प्लस 2fct प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमको ये ऑलरेडी बता रखा है कि सर्कल और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो 4 पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, T1 T2 T3 T4। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स कितना आने वाला है, T1 T2 T3 T4 सबका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो कि 1 है। और इसी तरीके से हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। तो हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि हाइपरबोला का सेंटर और सर्कल का सेंटर इन दोनों पॉइंट्स का अगर मिड पॉइंट निकालें तो वो मिड पॉइंट इन चारों पॉइंट्स की मीन पोजीशन होगी, ये प्रूव करना है। तो हम लोग यहां पर इसको प्रूव करने से पहले इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं। तो इसके लिए सिग्मा T1 कितना होगा, सिग्मा T1 होगा माइनस के 2g बाई सी। सिग्मा T1 T2 T3 ये कितना होगा, माइनस के 2f बाई सी होगा। और सिग्मा T1 T2 भी लिख सकते हैं, वो काम में हमको इसमें इस केस में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट लाने के लिए। सेकंड पार्ट लाने के लिए मीन पोजीशन लिखते हैं। इन चारों का एवरेज पॉइंट लिखना है हमको। तो इन चारों पॉइंट्स को ऐड करके, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 4 का डिवाइड, तो ये आएगा c बाई 4 और सिग्मा T1 और इधर कितना आएगा c बाई 4 और यहां पर सिग्मा 1 बाई T1, ये आने वाला है मीन पोजीशन। तो अब आप देखिए सिग्मा T1 हम ऑलरेडी जानते हैं। सिग्मा T1 क्या आने वाला है, सिग्मा T1 आने वाला है माइनस के 2g बाई सी। और दूसरी बात c बाई 4 यहां पर सिग्मा 1 बाई T1 कितना आने वाला है, अगर हम इसमें एलसीएम ले लें तो न्यूमरेटर में आएगा सिग्मा T1 T2 T3 और डेनोमिनेटर में आएगा T1 T2 T3 T4। अगर इसको ओपन कर ले और एलसीएम ले लें तो ऐसा कुछ बनेगा। अब T1 T2 T3 T4 की वैल्यू पहले पता है, प्रोडक्ट 1 है, और सिग्मा T1 T2 T3 की वैल्यू भी हमने इसीलिए निकाल ली थी पहले ही। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा माइनस के g बाई 2 माइनस के c बाई 2 और ये क्लियरली किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ माइनस g माइनस f और 0 0 जो कि सेंटर 1 और सेंटर 2 की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो हमारे पास सर्कल का सेंटर है और ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है सर्कल का सेंटर जो कि T1 T2 T3 से जाता है। तो जैसा कि सेकंड पार्ट में हमने शो किया था, सेकंड पार्ट में हमने ये शो किया था कि ये वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर आता है। मतलब मीन पोजीशन जो आती है उन 4 पॉइंट्स की वो मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ 2 कर्व्स के बराबर आती है। तो अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं तो माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू कितनी मिलने वाली है हमको, c बाई 2 T1 T2 T3। और अब क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी प्रूव कर रखा है बाय फर्स्ट पार्ट T1 T2 T3 T4, हम लोग इसमें T4 की वैल्यू को 1 बाई T1 T2 T3 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं 1 बाई T1 T2 T3। और सेकंड वाले में यहाँ पे आने वाला है c बाई 2 और 1 बाई T1 1 बाई T2 1 बाई T3 और T1 T2 T3। T1 T2 T3 यहां पर मैं रिप्लेस कर रहा हूं किसकी जगह पे, 1 बाई T4 की जगह पे। तो ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया है जैसा कि हमको यहां पर लाना था। दैट इज द प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट, नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर्कमस्क्राइब करता है अगर एक ट्राइंगल को, तो वो उस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर से भी पास होता है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। लेट हाइपरबोला xy इक्वल टू सी स्क्वायर, ये मान लिया। अब रफली डायग्राम बना लेते हैं इसका। और सपोज यहां पर हमने 2 वर्टिसेस लिए और इस तरीके से कुछ तीसरा वर्टेक्स लिया हमने यहाँ पे। तो ये जो ट्राइंगल एबीसी है, हमें ये शो करना है कि इस ट्राइंगल एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर है
वो भी इसी हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो मैंने इसको लिख दिया AT1 BT2 CT3। तो अब हम लोग ए से जाने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखते हैं। ए से जाने वाले एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखते हैं जिसको मैंने एडी कहा है। तो y माइनस इसकी AT1 का मतलब क्या होगा, CT1 C बाई T1, तो C बाई T1 और इक्वल टू x माइनस CT1। अगर आप BC की स्लोप निकालेंगे तो वो आएगी -1/T2 T3। B पॉइंट पता है, C पॉइंट पता है, तो BC की स्लोप से हमको क्या मिलने वाला है, -1/T2 T3। तो इसका मतलब AD की स्लोप होगी T2 T3। हमने यहां यूज किया है AD की स्लोप और BC की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 है। इसकी हेल्प से हमने यहां पर AD की स्लोप लिख ली। सिमिलरली एल्टीट्यूड फ्रॉम B वर्टेक्स, अगर B वर्टेक्स से एल्टीट्यूड बनाऊं मैं तो वो जो है उसकी इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकता हूं लॉजिकली इस तरीके से, T1 T3 x माइनस CT2। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लूं तो दो एल्टीट्यूड्स को जब सॉल्व करते हैं तो ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो बाय 1 2 अगर हम सॉल्व कर लें तो h के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं -c अपॉन T1 T2 T3 -c T1 T2 T3, और ये क्लियरली किस पे लाई कर रहा है, xy इक्वल टू c²। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा एल्टीट्यूड्स का, वो भी किस पे लाई करने वाला है, इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करने वाला है। नोट कर लीजिए।